जब दूसरी तरफ से प्रीति कुछ नहीं बोली तो भानु फिर से बोले, हमसे शादी कर लीजिए प्रीति। हमसे शादी करने के बाद आपकी जिंदगी जरूर बर्बाद होगी, पर आपके बाबासा की जिंदगी बच जाएगी। आपके भाईसा को हम जेल से बाहर ले आएंगे और आपके परिवार को भी बेघर होने से बचा लेंगे। आप अच्छे से जानती है कि इस वक्त सिर्फ आप उन्हें बचा सकती है, और वैसे भी आपके परिवार पर आज जो भी मुश्किलें आई है उनकी वजह आप है। जब आपके दादा सा अमरनाथ से लौटेंगे तो अपना सब कुछ खोकर सदमे से ही मर जाएंगे, और उनकी मौत की वजह भी आप ही होगी। अब हम फोन रखते हैं, आप अच्छे से सोच लीजिए प्रीति। हम यही आपके गांव में ही है और आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। बस फ़ोन करके हेलो कह दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी मदद चाहिए। हम तुरंत आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। इतना कहकर भानु ने कॉल कट कर दिया और अपने नौकर को अपनी चोट पर दवा लगाने का इशारा किया। उनका नौकर माखन उनकी चोट पर दवा लगाने लगा। भानु ने टेबल पर रखा शराब का ग्लास उठाया और एक घूंट पीकर बोले, हम जानते हैं प्रीति कि आप फ़ोन जरूर करेगी, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। एक बार आप हमारी हो जाए, उसके बाद हम आपके आशिक को भी देख लेंगे। इस वक्त हम खामोश सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके आशिक ने हमारा काम आसान कर दिया है। उनकी वजह से अब आप एकदम अकेली हो चुकी है और अब आपके पास हमसे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक बार आपकी और हमारी शादी हो जाए, उसके बाद उस आदित्य मेहरा को हम जिंदा इस गांव से नहीं जाने देंगे और उसकी मौत का इल्जाम लगेगा आपके भाई सा विक्रांत पर। इतना कहकर भानु ने मुस्कुराते हुए अपना पूरा ग्लास खत्म किया और जोर से चीखा, मासा जल्दी आइए। उसकी आवाज़ सुनकर सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आई। उन्हें देखते ही भानु ने उनके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, मासा हम आपको इस गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि इसलिए लाए हैं ताकि आप हमारी शादी की तैयारी कर सके। मासा आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, शादी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल आपको हमारी बारात लेकर प्रीति के घर जाना है और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए धूमधाम से उन्हें ब्याह कर अपनी हवेली लेकर जाना है। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा, क्या प्रीति शादी के लिए मान गई? भानु मुस्कुराते हुए बोला, बस मासा 1 घंटे में मान जाएगी और खुद हमें फ़ोन करके हमसे कहेगी कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है। आप बस शादी की तैयारी करिए, जाइए। सुमित्रा ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में आई। वो परेशान होकर बेड पर बैठकर प्रीति के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, वो लड़की इतनी आसानी से भानु से शादी करने के लिए कैसे मान गई? जरूर भानु ने ही उसे मजबूर किया होगा, पर हम भानु को कैसे समझाएं कि वो लड़की एक ऐसा तूफान है जो हमारा सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगी। पता नहीं क्यों जब से हम इस लड़की से मिले हैं हमें बस यही डर सता रहा है कि प्रीति हमसे हमारा बेटा ना छीन ले, कहीं इसके अंदर की आग हमारे बेटे को जलाकर राख ना कर दे। हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी, पर उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर प्रीति की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो हमारे बेटे से शादी करने के लिए मान गई है। इधर प्रीति भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर साहब से बोली, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे भाईसा को छोड़ दीजिए, किसी का खून करने का उनका कोई इरादा नहीं है, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी ओर देखकर कहा, देखिए प्रीति जी, आपके भाईसा से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर इन्होंने खुद हमारी आंखों के सामने आदित्य साहब पर जानलेवा हमला किया है और आदित्य साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पल भर में मेरा ट्रांसफ़र करवा देंगे, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके भाईसा पर आदित्य साहब ने खुद केस दर्ज करवाया है। अब ठाकुर साहब सिर्फ 2 ही सूरतों में जेल से बाहर आ सकते हैं, एक आदित्य साहब अपना केस वापस ले ले और दूसरा कोई बड़ा आदमी इनके साथ आकर खड़ा हो जाए। प्रीति ने कुछ पल सोचकर पूछा, क्या मैं अपने भाईसा से बात कर सकती हूँ? प्रीति के इतना पूछते ही इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया तो हवलदार प्रीति के पास आया और बोला, आइए। हवलदार के इतना कहते ही प्रीति उसके साथ विक्रांत के पास पहुंची। विक्रांत दीवार से टिककर जमीन पर बैठा हुआ था। प्रीति को देखते ही वो उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, मुझे माफ कर देना प्रीति, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर मुझे क्या पता था कि काकासा को बचाने के लिए जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ वो हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा और उसका सारा इल्जाम तेरे सिर पर आ जाएगा। आदित्य साहब हमें इतना बड़ा धोखा देंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस घटिया आदमी ने मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब मैं कैसे काकासा और हमारे परिवार को बचाऊंगा? प्रीति रोते हुए बोली, आप चिंता मत करिए भाईसा, मैं आपको बचाऊंगी और बाबासा को भी सही सलामत लेकर आऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी।
इतना कहकर प्रीति वहां से चली गई। इधर आदित्य अपने गेस्ट हाउस पहुंचा और जीप से उतरकर सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। अपने कमरे में आते ही वो वॉशरूम में आया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। उसके सिर पर शावर का पानी तेजी से गिर रहा था, पर उसे प्रीति के साथ बिताया हर लम्हा याद आ रहा था। गंगा ने गुस्से में जो थप्पड़ प्रीति को मारा था, उसकी गूंज उसे सुनाई दे रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और जोर जोर से दीवार पर तब तक मारता रहा जब तक उसके हाथ से खून न बहने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपने हाथ से बह रहे खून को देखते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार अपने किए किसी फैसले पर पछतावा हो रहा है। प्रीति की फैमिली को बर्बाद करने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। आज मेरी वजह से वो लड़की बिना किसी गलती के सबकी नजरों से गिर गई। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। इतना कहकर आदित्य ने फिर से अपनी मुट्ठी बंद की और दीवार पर मारने लगा। तभी चंदू ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, साहब आपसे प्रीति बाईसा मिलने आई है। प्रीति का नाम सुनते ही आदित्य ने शावर बंद किया और हैरानी से पूछा, कौन आया है? प्रीति बाईसा। चंदू के इतना कहते ही आदित्य ने मन ही मन कहा, ये लड़की मुझसे मिलने क्यों आई है? आदित्य सोच में पड़ गया। फिर उसने जल्दी से टॉवल उठाया और बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। आदित्य के इतना कहते ही चंदू वहां से चला गया और बाहर आकर प्रीति से बोला, साहब बस आ ही रहे हैं। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप आदित्य के बाहर आने का वेट करने लगी। आदित्य वॉशरूम से बाहर आया और आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने आईने में खुद को देखा और बोला, मुझे उस लड़की के सामने जाने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्यों उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं मैं? उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर बोला, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है आदित्य, जिसकी वजह से तुझे उस लड़की से नजरें मिलाने में झिझक हो। उस लड़की के परिवार ने जो तेरी दादी के साथ किया, उसके बाद तूने जो भी किया, उसमें कुछ गलत नहीं है। तूने उसके परिवार से वही वापस लिया है जो तेरा है। तूने किसी से उसका कुछ नहीं छीना है और ये बात तुझे प्रीति को बतानी पड़ेगी। उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और पहनकर बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि प्रीति अपने हाथ की घड़ी बांधे दीवार से टिककर खड़ी थी। आदित्य ने अकड़कर पूछा, यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज सुनकर प्रीति ने पलटकर देखा, पर प्रीति के देखते ही आदित्य ने अपना मुंह फेर लिया। तो प्रीति बोली, इंसान किसी से नजरें तब चुराता है जब वो ये जानता है कि वो गलत है। ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे तुमसे नजरें चुराने की जरूरत पड़े। और आदित्य मेहरा हर काम बहुत सोच समझकर करना पसंद करता है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, समझी तुम? प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने फिर से अपनी नजरें फेरी और प्रीति से पूछा, यहाँ क्यों आई हो? आपसे अपने सवालों के जवाब मांगने। आदित्य ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जवाब तो आपको देना होगा आदित्य साहब, क्योंकि आपने जो किया है उसकी वजह से मेरी और मेरे अपनों की जिंदगी दांव पर लग गई है। क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे परिवार ने आपका, जो आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, और वो भी धोखे से? प्रीति के सवाल सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, ये सवाल मुझसे नहीं अपने बाप और दादा से जाकर पूछो, क्योंकि मुझसे बेहतर वो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी तो आदित्य गुस्से में बोला, और अगर अपने बाप दादा से नहीं पूछ सकती हो तो भी मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। प्रीति गुस्से में भर की, हक क्यों नहीं है? हक है मुझे आपसे ये जानने का कि आपने मेरा इस्तेमाल क्यों किया, क्यों आपने मुझसे धोखे से साइन करवाए। मैंने सारे पेपर्स खुद रीड किए थे, वो सिर्फ जमीन के पेपर्स थे, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं साइन करने से इनकार करके बाहर गई तब आपने पेपर्स चेंज कर दिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने मुझे मोहरा बनाकर पहले हमसे हमारा सब कुछ छीना और फिर मेरे भाईसा को भी जेल भिजवा दिया? आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर तुम्हारे बाप ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं किया होता तो मैं तुम्हें इन सब के बीच कभी नहीं लाता। और अब जब तुम इन सब के बीच आ ही चुकी हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सो कॉल्ड बाबासा और दादासा के किए की सजा भुगत रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या किया है मेरे बाबासा और दादासा ने आपके साथ? आदित्य ने जवाब दिया, कहा ना कि अपने सवालों के जवाब जाकर अपने बाबासा से मांगो। प्रीति गुस्से में बोली, जरूर मांग लेती, पर वो यहाँ है नहीं और उनके लौटने का इंतजार करने का मेरे पास वक्त नहीं है। फिलहाल मुझे अपनी फैमिली को हम पर आई मुश्किलों से बाहर निकालना है
बस एक सहारा बचा था हमारे पास, मेरे भाई सा, और उन्हें भी आपने जेल भिजवा दिया। तुम्हारे भाई ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी तो उसे तो जेल जाना ही था। ये सुनकर प्रीति बोली, कोई अगर धोखे से किसी से उसका सब कुछ छीन ले तो इंसान को तकलीफ होती है और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। भाईसा से भी ऐसी ही एक गलती हो गई है। किसी की गलतियों को माफ करना, और खास तौर से ऐसी गलती जिसमें मेरी जान जा सकती थी, उसे माफ करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। धोखेबाज लोगों के मुंह से उसूलों की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं जानती कि आपकी मेरे बाबासा और दादासा से क्या दुश्मनी है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बाबासा से अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। वो अनजाने में भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, पर आपकी वजह से आज उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, और मेरी बेबसी ये है कि मैं उन्हें बचाने के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अफसोस हो रहा है मुझे इस बात का कि मैंने आप जैसे घटिया इंसान को एक अच्छा इंसान समझने की भूल की। मुझे लगा था कि आप सिर्फ ऊपर से ही सख्त दिखते हैं, पर आज पता चला कि आप तो पूरे के पूरे पत्थर हैं। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी, पर तभी आदित्य ने टेबल पर 2000 के नोटों की 5 गड्डी फेंकी। प्रीति के कदम रुक गए और उसने आदित्य को हैरानी से देखा, तो आदित्य ने उसके पास आकर पूछा, इसलिए ही आई थी ना यहाँ? प्रीति गुस्से में उसे घूरने लगी, तो आदित्य फिर से बोला, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाईसा को बचाने और अपने परिवार को छत देने के लिए इनकी जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ आई हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारा भाई जेल से बाहर आ भी गया तो भी वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए इन रुपयों को उठाओ और अपने उस आशिक सुमेर से शादी कर लो। इन रुपयों से तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और वो सुमेर तो वैसे भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी खातिर वो तुम्हारे परिवार को भी जरूर पाल लेगा। प्रीति गुस्से में बोली, बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच है आपकी। आप मेरे परिवार पर सवाल खड़े कर रहे थे ना, पर आपके खुद के परिवार का क्या, जिन्होंने आपको दौलत तो दे दी पर आपको अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। आदित्य ने गुस्से में प्रीति की बांह पकड़कर पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी परवरिश पर उंगली उठाने की? प्रीति गुस्से ने अपनी बांह छुड़ाकर बोली, ठीक वैसे ही जैसे आपकी हुई मेरे परिवार पर सवाल खड़े करने की। आदित्य उसे गुस्से में घूरने लगा तो प्रीति वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर फिर से उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर आदित्य की ओर देखा और बोली, मैं आपसे यहाँ मदद की भीख मांगने नहीं आई थी, बल्कि ये देखने आई थी कि जिस इंसान को मैंने हमेशा मेरी मदद करते देखा है, हर मुश्किल में मेरा साथ देते देखा, आज वो मुझे बदनाम करके मेरा सब कुछ छीनकर कैसे खुशियां मना रहा है। कैसे वो मुझे एक ऐसे कसूर की सजा देकर खुश हो सकता है जो मैंने किया ही नहीं। आज आपकी वजह से मैं इतनी मजबूर हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो मुझसे मेरा आत्मसम्मान भी छीन लेगा, पर कोई बात नहीं, अपने अपनों के लिए मुझे ये भी मंजूर है। कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो होगा कि भले मैं खुश ना रहूं, पर मेरा परिवार तो सही सलामत है। यही सोचकर मैं जीऊंगी, पर आज के बाद आप कभी चैन सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। आपने मेरी जिंदगी बचाई थी और आज आपने ही मुझसे मेरे सारे सपने छीनकर मुझे मार दिया है। आज इस पल के बाद अगर किस्मत में हमारा दोबारा मिलना लिखा होगा तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगी कि एक लड़की की आंखों से उसके सारे सपने छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद करके आप कितने खुश हैं। चलती हूँ, इतना कहकर प्रीति वहां से चली गई और आदित्य वही खड़ा उसे देखता रहा। लेखिका कविता वर्मा।